हे गाइज, वेलकम टू स्टडी 18 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी 18 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अशोक का साम्राज्य विस्तार के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमने इसके पिछले वीडियो में आपको और अशोक के बारे में अशोक के साम्राज्य के बारे में हमने इसके पिछले वीडियो में आपको समझा दिया था। आज हम दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि सम्राट अशोक ने किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इसके विषय में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे कि सम्राट अशोक की जो धम्म नीति थी, मतलब अशोक ने, और दोस्तों यहाँ पर कलिंग युद्ध के बाद जो जो धम्म की नीति अपनाई थी, मतलब कि जो नरसंहार और मार-काट को छोड़ कर के अशोक ने जो धर्म की नीति अपनाई थी, उसके विषय में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें अशोक के साम्राज्य विस्तार की, तो आज हम समझेंगे कि अशोक का साम्राज्य विस्तार कैसा था। तो वो दोस्तों, जो लोग अखंड भारत की बात करते हैं, वास्तव में अखंड भारत का क्या मतलब था, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें अशोक के साम्राज्य विस्तार की, तो जो अशोक का साम्राज्य विस्तार था, यहाँ पर दोस्तों आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। इसी को बोलते हैं अखंड भारत। दोस्तों, जो अशोक का साम्राज्य था, वो पाकिस्तान में था, अफ़गानिस्तान में था, भारत में था, नेपाल में था, भूटान में था, बांग्लादेश में था और म्यांमार में था। तो इतना बड़ा सम्राट अशोक का साम्राज्य था। यह दोस्तों 265 बीसी का मैप है। जब यहाँ पर अशोक का शासन था, तो अशोक ने इस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अशोक का साम्राज्य इतना बड़ा था कि अशोक के बाद किसी भी राजा ने, किसी भी वंश ने कभी भी इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं किया था। तो भारत के पहले सम्राट अशोक थे कि जिनका इतना बड़ा साम्राज्य था। उनके क्षेत्र में अफ़गानिस्तान आता था, पाकिस्तान आता था, भारत तो आता ही था, नेपाल भी आता था, भूटान भी आता था और बांग्लादेश भी आता था और म्यांमार भी आता था। तो यह जो आप देख रहे हैं, तो यह पूरा सम्राट अशोक का और दोस्तों राज्य का शासन था। तो यहाँ पर अगर बात करें कि सम्राट अशोक का जो शासन था, वो किस प्रकार से फैला हुआ था, इसके अंतर्गत कौन-कौन से शहर आते थे और उसकी दोस्तों स्थिति क्या थी, इसके विषय में बात करते हैं। तो अगर हम इसके साम्राज्य विस्तार की एक बात करें, तो यहाँ पर दोस्तों सांची था और मथुरा था, उज्जैन था, पाटलिपुत्र था। आप अगर यहाँ पर देखें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का बहुत ही जो आज मतलब पाकिस्तान में पड़ता है, उसका नाम था दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय, वो भी और अशोक के अंडर में था। अगर हम दोस्तों बात करें इसके साउथ में कि साउथ में आखिर भारत की क्या स्थिति थी, तो केवल अगर हम साउथ को छोड़ दें, दक्षिण भारत को छोड़ दें, तो वहाँ पर अशोक का साम्राज्य नहीं था। यहाँ पर दोस्तों अशोक का साम्राज्य और केवल कर्नाटक तक फैला था और यहाँ पर चोल, चेर और केरल राज्य और पांड्य, तो चोल, चेर, केरल राज्य और पांड्य जो थे, ये अशोक के साम्राज्य के बाहर थी। इसमें अशोक ने अपने दूसरे अभिलेख में कहा है कि जो भी दक्षिण भारत में चोल राज्य था, चेर राज्य था, पांड्य राज्य था, तो ये सभी राज्य अशोक के साम्राज्य के बाहर थे। इसमें अशोक ने स्वयं अपने दूसरे अभिलेख में कहा है कि जो ये चोल, चेर और केरल राज्य और पांड्य राज्य थे, तो ये मेरे क्षेत्र के बाहर थे। तो ये राज्य अशोक के अधिकार के बाहर थे। बाकी पूरे भारत में, पूरे अखंड भारत में एकदम अशोक का साम्राज्य था। तो इतना बड़ा अशोक का साम्राज्य था, है ना? जो आज का भारत है, वो एक प्रकार से बहुत छोटा है, लेकिन जो जो अशोक के समय का भारत था, वो एक प्रकार से अखंड भारत था। दोस्तों, अखंड भारत था क्योंकि इसके अंडर में बहुत सारा क्षेत्र आता था। इसके बाद हम दोस्तों इसके आगे बात करते हैं कि अशोक का क्षेत्र आखिर पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में किस प्रकार से विस्तारित था। इसमें कौन-कौन से शहर आते थे और कौन-कौन से देशों में अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था, इसके विषय में बात करते हैं। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं अशोक के साम्राज्य की। तो दोस्तों अशोक का साम्राज्य अफ़गानिस्तान से कश्मीर और कश्मीर से नेपाल, नेपाल से भूटान, भूटान से दोस्तों बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से म्यांमार और म्यांमार से कर्नाटक, कर्नाटक से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से गुजरात। तो यहाँ तक फैला हुआ था अशोक का साम्राज्य। और अगर हम दोस्तों आज के वर्तमान देशों की बात करें कि आखिर दोस्तों वर्तमान देश में कौन-कौन से देशों में अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था, तो यहाँ पर दोस्तों अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल के बाद भूटान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार। तो
दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दोस्तों 7 देशों में अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था। मतलब पाकिस्तान से दोस्तों यहाँ पर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से नेपाल, नेपाल से भूटान, भूटान से भारत, भारत से बांग्लादेश और बांग्लादेश से म्यांमार। तो इस प्रकार से और अशोक का जो साम्राज्य था वो फैला हुआ था। इसी को दोस्तों बोलते हैं हम कि अखंड भारत, जो आज आप टीवी में और चर्चा के दौरान देखती होंगी कि अखंड भारत। तो यही वो अशोक के समय का भारत है जिसको हम अखंड भारत बोलते हैं। और इसी अखंड भारत का सपना दोस्तों आज भारत पूरा करने जा रहा है। तो अगर हम दोस्तों अखंड भारत की बात करें तो अखंड भारत में आज के भारत के इतने क्षेत्र शामिल थे। इसके बाद इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं अशोक की विजयों के बारे में कि आखिर अशोक ने कौन-कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी थी और कौन-कौन सी लड़ाइयों में अशोक ने विजय प्राप्त किया था। तो आखिर दोस्तों जो अशोक के पिता बिंदुसार थे और बिंदुसार के पिता जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो उनके द्वारा साम्राज्य को बनाया गया था। इसमें अगर दोस्तों कहा जाए तो असली जो मेहनत किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। उसने एकदम शुरुआत से अपने साम्राज्य को बनाया था। उसके बाद जब उनके पुत्र बिंदुसार आते हैं, तो बिंदुसार ने केवल अपने साम्राज्य को बचाया था। बिंदुसार के जीवन काल में कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। उसने केवल अपने साम्राज्य को कम नहीं होने दिया था, केवल उसको स्थायित्व प्रदान किया था। जब अशोक आते हैं, तो अशोक अपने साम्राज्य का विस्तार भी करते हैं और विस्तार करने के साथ-साथ सम्राट अशोक ने अनेक लड़ाइयों को लड़ा और कलिंग लड़ाई के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसके बाद वो शस्त्र को त्याग देती हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम अशोक की विजयों की बात करें, अशोक ने कौन-कौन सी विजय की थी, तो यहाँ पर दोस्तों अशोक ने नेपाल की विजय किया था और खस की विजय किया था। तो दोस्तों और अशोक ने कलिंग के अलावा और भी विजय करता है और अशोक अपने दूसरे अभिलेख में बताता है कि जो चोल, चेर, पांड्य और सती पुत्र जो थे ये अशोक की राज्य की सीमा के बाहर थे। तो अशोक ने अपने दूसरे अभिलेख में स्पष्ट कर दिया है कि संपूर्ण भारत मेरे अंडर में था, लेकिन जो दक्षिण के चोल, चेर, पांड्य और सतीपुत्र राज्य थे, ये मेरी सीमा के बाहर थी। तो यहाँ पर अशोक ने अपने दूसरे अभिलेख में इस बात को क्लियर कर दिया है। और दोस्तों अगर अशोक ने की बात करें, अशोक ने नेपाल और खस किले की विजय को किया था। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हाँ, तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव कैसे हो जाता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जब अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव हो जाता है, तो वहाँ पर कौन-कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो जब दोस्तों अशोक जब बौद्ध धर्म के संरक्षण में आते हैं, तो अशोक युद्ध को त्याग कर धर्म नीति, है ना? इसी को दोस्तों बोलते धम्म नीति या धर्म नीति को अपना लेते हैं। अशोक दोस्तों अब युद्ध नीति से चेंजिंग कर लेते हैं और युद्ध नीति से और धर्म नीति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जब अशोक बौद्ध धर्म के संरक्षण में आते क्योंकि उनको बौद्ध भिक्षु मिलता है जिसका नाम उपगुप्त होता है। और जब अशोक और कलिंग की विजय करते हैं और कलिंग विजय में भीषण नरसंहार और रक्तपात होता है, उसको देखकर वे दुखी हो जाते हैं और वहीं पर उनको एक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त मिलता है जो वहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा देता है। तो यहाँ पर अशोक अस्त्रों को त्याग करके एक प्रकार से युद्ध नीति के स्थान पर धर्म नीति को अपनाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि अशोक की जो धर्म नीति थी, उसको दोस्तों बौद्ध धर्म के माध्यम से अशोक अपनाते हैं और अशोक अपनी धर्म नीति के तहत अशोक में कौन-कौन से परिवर्तन आते हैं, तो अशोक यहाँ पर दोस्तों युद्ध नीति को छोड़ करके यहाँ पर धर्म नीति को अपना लेती हैं। अशोक की धर्म नीति 2 प्रकार से कार्य करती है। अब पहले वे दोस्तों युद्ध नीति के तहत कार्य करते हैं, उसके बाद जब वे इस चीज़ को छोड़ कर के धर्म नीति में आती हैं, तो वे धर्म नीति को अपना लेती हैं। अगर हम यहाँ पर युद्ध नीति की बात करें, तो यहाँ पर दोस्तों अशोक ने नरसंहार किया था, हत्याएँ किया था, वध किया था और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। मतलब कि जब अशोक धर्म नीति को नहीं अपनाते हैं और जब वे अपनी युद्ध नीति में आते हैं, तो उन्होंने भीषण रक्तपात किया। लेकिन जब अशोक यहाँ पर युद्ध नीति को छोड़ कर के धर्म नीति में आ जाते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों अशोक ने धर्म, है ना, धम्म का निर्माण किया था, है ना? अशोक ने और अपनी धर्म नीति के तहत धम्म का निर्माण किया था और अभिलेखों का निर्माण किया है, स्तंभ लेखों का निर्माण किया है और अनेक प्रकार की धम्म यात्राएँ किया है। तो जब भी अशोक खून-खराबे और रक्तपात को छोड़ कर के अपनी धर्म नीति में आते हैं, बौद्ध धर्म के संरक्षण में आकर के धर्म
नीति में आते हैं, तो वहाँ पर अशोक दोस्तों धम्म की यात्रा करते हैं और अभिलेखों, स्तंभ लेखों का निर्माण करवाते हैं। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि धम्म क्या है? अगर हम बात करें धम्म की, कि अशोक का धम्म बहुत फ़ेमस था, तो यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर धम्म क्या है? धम्म किसे बोलते हैं? तो दोस्तों धम्म का अर्थ है धर्म, है ना? क्या होता है? तो धम्म का अर्थ है धर्म, और धर्म का अर्थ ही होता है दोस्तों परोपकारी कार्य करना। लोगों के जन कल्याणकारी कार्य करना ही धर्म का अर्थ होता है। और किसी-किसी का दोस्तों मानवता धर्म होता है, और दोस्तों मानवता धर्म के हिसाब से लोग खूब कल्याणकारी परोपकारी कार्य करते हैं। तो अशोक जब दोस्तों धम्म नीति अपनाते, धम्म को और दोस्तों अपने में अपनाते हैं, तो वहाँ पर अशोक के धम्म का अर्थ धर्म से होता है। यहाँ पर दोस्तों बात करें तो यह अशोक का अपना धर्म था, है ना? और सभी धर्मों के बीच का रास्ता था धम्म। मतलब कि यहाँ अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, कि जैसे अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म चलाया था, तो वह अकबर का एक निजी धर्म था, और अकबर ने जब उसको चलाते हैं, तो वो जनता के ऊपर उसको नहीं थोपते हैं कि आप इसको अपनाइए, आपको अच्छा लगे तो ही अपनाइए, आपको खराब लगे तो इसको आप बिल्कुल नहीं अपनाइए। उसी प्रकार से अशोक जब दोस्तों धम्म का विकास करते, धम्म का प्रचार करते हैं, तो अशोक ने सभी धर्मों के बीच का रास्ता तो निकाला था। मतलब कि जितने भी दोस्त, तो जैसे हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है और ब्राह्मण धर्म है। तो हिंदू, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, तो इन धर्मों में जो भी अच्छी-अच्छी बातें थी, तो उन सब का निचोड़ अशोक ने धम्म के माध्यम से उसमें समाहित कर दिया था। तो अशोक ने सभी धर्मों का निचोड़ और बीच का रास्ता निकाला था, उसी को बोलते दोस्त धम्म। तो धम्म आखिर कोई धर्म नहीं था, वह एक प्रकार से अशोक का बनाया हुआ अपना धर्म था, लेकिन उसमें अशोक ने मानवता की बात किया है, क्योंकि अशोक ने उस समय जितने भी धर्म चल रहे थे, जैसे हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है और ब्राह्मण धर्म है, तो इन धर्मों में जो भी पॉज़िटिव चीज़ें थी, है ना? जो भी पॉज़िटिव चीज़ें थी, उनको अशोक ने ले लिया। जो भी अच्छी-अच्छी चीज़ें थी, जो भी मानव के कल्याण के लिए थी, मानव के विकास के लिए थी, मानव की भलाई के लिए थी, तो वहाँ पर अशोक ने उन सब चीज़ों को ग्रहण कर लिया, और जो भी खराब-खराब चीज़ें थी, उनको अशोक ने छोड़ दिया। तो इसी को दोस्तों बोलते धम्म। अशोक का धम्म मतलब अशोक का धर्म। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि अशोक के धम्म की मुख्य बातें क्या-क्या थी? आखिर जब अशोक ने अपने धम्म को बनाया था, उसमें जनता के लिए कौन-कौन सी मुख्य बातें थी, कौन-कौन से मुख्य पहलू थे? अगर हम इसके विषय में बात करें, तो दोस्तों धम्म का अर्थ होता है साधुता। क्या होता है? धम्म का अर्थ होता है साधुता। उसके बाद दोस्तों परोपकारी कार्य करना, पाप रहित होना, दया करना, हिंसा ना करना, जीवों पर दया करना और सत्य बोलना। तो ये जो चीज़ें थी दोस्तों धम्म में लिखी गई थी। अशोक के धम्म में इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। इसके बाद हम दोस्तों आगे बात करते हैं। हाँ, तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अशोक के धम्म की, कि अगर अशोक के धम्म में वो कौन-कौन सी चीज़ें थी? तो दोस्तों अशोक के धम्म में थी पाप रहित होना, जीवों पर दया करना ना, और करुणा करना, क्या करना? और करुणा करना, और कल्याणकारी कार्य करना, दान करना, मीठे-मीठे बोल बोलना, सत्य बोलना और अहिंसा के रास्ते पर चलना। तो एक प्रकार से दोस्तों मानव के कल्याण के लिए जो भी बातें होती हैं, वो सब अशोक के धम्म में थी। अशोक के धम्म में था दोस्तों, आप पाप रहित रहिए, आप जितना अधिक हो सके आप जीवों पर दया करिए, लोगों पर करुणा करिए, कल्याणकारी कार्य करिए, दूसरों की मदद करिए, सत्य बोलिए, अहिंसा के रास्ते पर चलिए, मीठी वचनों को बोलिए। तो ये सभी चीज़ें अशोक के धम्म में थी। तो ये सभी चीज़ें अशोक के धम्म में थी, और अशोक इन्हीं सब चीज़ों का पालन करते हुए लोगों को सलाह देते हैं कि आप धम्म को अपनाइए और अपने जीवन में इन सभी चीज़ों का पालन कीजिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे और 7वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है, जो दोस्तों अशोक ने पूरे भारतवर्ष में और इसके अलावा दोस्तों अन्य देशों में जो भी अपने 14 और अभिलेखों का 14 शिलालेखों का निर्माण करवाया था, तो अशोक ने जब 14 शिलालेखों का निर्माण करवाते, तो उसमें से दूसरे और 7वें अभिलेख में अशोक ने धम्म की व्याख्या किया कि धम्म आखिर है क्या? उसको समझाया है अशोक ने दूसरे और 7वें अभिलेख में। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अशोक के धम्म का स्वरूप। दोस्तों समझते हैं कि अशोक के धम्म का स्वरूप मतलब क्या था? अशोक ने धम्म के लिए कौन-कौन से कार्य किए हैं, इसके विषय में हम बात करते हैं। तो दोस्तों रूपनाथ का एक अभिलेख है, उसमें अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा है, और भापरू अभिलेख के हिसाब से अशोक ने बुद्ध, धर्म
और संघ मतलब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो होती हैं, उनका निर्माण किया था अशोक ने। किसका? बुद्ध का, धर्म का और संघ का। इनको अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा है। सारनाथ या सांची है ना, सारनाथ सांची स्तंभ लेख के अनुसार और अशोक ने संघ में फूट डालने वालों को दंडित किया था। मतलब कि जो भी स्तंभ लेख यहाँ से मिले हैं, सारनाथ सांची थे, तो वहाँ पर दोस्तों अशोक ने क्या किया है, तो वहाँ पर अशोक ने जो जो भी व्यक्ति संघ पर फूट डालता था, उसमें अशोक ने उसको दंडित किया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में अशोक ने बौद्ध गया की यात्रा किया था और अपने 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा किया था। अशोक ने 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा किया था। इसके अलावा अशोक ने देश भरे में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो इससे हम दोस्तों यह बात देख सकते हैं कि अशोक ने उस समय बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कितना कुछ किया था। दोस्तों 84,000 स्तूपों का निर्माण पूरे देश भरे में करवाया था। उसके अलावा अशोक ने बहुत सारे जन कल्याणकारी कार्य किए थे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके अगले वीडियो में दोस्तों हम अशोक के पार्ट 3 के विषय में बात करेंगे और उसमें दोस्तों हम अशोक के अभिलेख, स्तंभ लेख और शिलालेखों के विषय में बात करेंगे और दोस्तों अशोक के साम्राज्य विस्तार की सीमाओं के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों आप अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा और जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।